हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसे कहते हैं और थ्योरम रिगार्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझने के लिए एक चीज आपका समझना जरूरी है कि मोमेंट ऑफ फोर्स किसे कहते हैं, जिसको हम लोग जनरली टॉर्क के नाम से जानते हैं। तो पहली चीज स्टार्ट जो करते हैं, व्हाट डू मीन बाय टॉर्क। टॉर्क या जिसको यूं कह लें कि मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है। अब सबसे पहली चीज फोर्स क्या होता है। देखो फोर्स क्या है कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर, जब आप कोई भी मास हो उस पर पुश या पुल की कंडीशन जब अप्लाई होती है तो वो हमारे लिए क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। अब जब आपने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर दिया है, क्या काम किया आपने, किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर दिया। मैंने क्या काम किया, मैंने यहां पर मान लो एक ये ऑब्जेक्ट है, इस पर मैंने क्या काम किया, फोर्स अप्लाई किया। तो फोर्स कहां पर अप्लाई किया, यहां पर अप्लाई किया। तो ये रोटेट कहां से हो रहा है, घूम यहां से रहा है। तो डिस्टेंस कितनी हो गई, ये हो गई। तो ये ऐसे ऐसे घूम रहा है। अब यहां पर हमने फोर्स अप्लाई किया है, बस टॉर्क भी यहीं पर क्या डिफाइन करता है, दिस इज डिनोटेड बाय टाउ। अब टाउ क्या है, जब आपने किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया और वो फोर्स कितनी दूरी पर लगाया है, कहां से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी है और जो फोर्स अप्लाइड है, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, टॉर्क कहलाएगा। तो इट इज डिनोटेड बाय एफ क्रॉस डी। यानी कि ये देखो, अभी ये एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां है, फोर्स यहां पर लगाया तो ये क्या हो जाएगा, इतनी दूरी हो गई। फोर्स यहां पर लगा दिया तो इतनी दूरी हो जाएगी। तो यहां पर जितनी दूरी पर आप फोर्स लगा रहे हैं, फॉर एन एग्जांपल जैसे आप डोर ओपन कर रहे हैं तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां पर होता है, एकदम किनारे होता है और उसको आप ऐसे ओपन करते हैं। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से जहां पर आप फोर्स लगा रहे हैं वहां से वो एक्सिस ऑफ रोटेशन और फोर्स के बीच का जो दूरी होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो एफ और डी हमारे लिए क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो टाउ बराबर कितना होता है, जनरली देखा जाए तो एफ डी साइन थीटा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा। साइन थीटा मैंने क्या कहा, जनरली क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ये मैक्सिमम टॉर्क कब अप्लाई होगा, जब थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। तो टाउ बराबर कितना हो जाएगा, एफ डी हो जाएगा। दिस इज द मैक्सिमम टॉर्क। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, मैक्सिमम टॉर्क अप्लाई होगा। तो जब आप फोर्स अब देखो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, फोर्स तो आप कॉन्टिन्यूअसली मान लो जहां पर भी अप्लाई कर रहे होंगे कांस्टेंट रखेंगे, क्योंकि आप मैक्सिमम जो फोर्स अप्लाई कर सकते हैं वही कर सकते हैं, उससे ज्यादा आपका फोर्स नहीं हो सकता है। तो आपने क्या काम किया, फोर्स फिक्स कर दिया, लेकिन आप मैक्सिमम टॉर्क चाह रहे हैं। तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए क्या करेंगे, आप डिस्टेंस को दूर करते हुए चले जाएंगे। जितना ज्यादा दूरी से, यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना ज्यादा दूरी पर आप फोर्स लगाएंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, टॉर्क क्रिएट होगा। ठीक, तो सबसे पहली चीज टॉर्क हो गया, इसे हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसे कहते हैं। नेक्स्ट चीज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो देखो यहां पर मैंने क्या किया, मैंने अभी तक वही माना है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, m है। तो हम लोग यहां पर कंसीडर कर लेते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका टोटल मास कितना है, m है। वो रोटेट कर रहा होगा, मान लो ये ऑब्जेक्ट था ऐसे, ये पूरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, m है। तो ये रोटेट कर रहा है, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो गया, ये हो गया। तो हमने कहा कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो गया, ये हो गया ए बी। अब कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना हो गया, m हो गया। तो वो मास कितने इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना होगा। तो हमने कहा वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना है, तो ये m1 हो गया। ये मास यहां पर m2 मान लिया, यहां पर मास कितना मान लिया, m3 मान लिया, यहां पर मास m4 मान लिया। ऐसे क्या मान लिया, बहुत इनफाइनाइट नंबर ऑफ मास हो जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाएंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो डिफाइन होगा वो कैसे डिफाइन होगा, moment of inertia can be defined as the product of the mass and square of the distance from the axis of rotation। यानी कि I is equal to कितना हो जाएगा, mr square हो जाएगा। This is the mass and this is the distance from the axis of rotation। जहां से ऑब्जेक्ट घूम रहा है वो क्या हो जाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा। तो ये उन दोनों के बीच का प्रोडक्ट और डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब यहां पर समझ लेते हैं, मैंने कहा एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना था, टोटल m था। वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना है जिसका मास कितना हो जाएगा, m1 m2 m3 m4 m कहां तक, अप टू m9 तक। ठीक है, ये हम लोग ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल से मान लिया मिलकर बना है। तो m1 पार्टिकल की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू m1 पार्टिकल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू
पार्टिकल m1, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, I1 बराबर कितना हो जाएगा, मैंने अभी क्या कहा, प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसकी दूरी r2, इसकी दूरी r3, इसकी दूरी r4, इसकी दूरी r5, इसकी दूरी rn। तो I1 बराबर कितना हो जाएगा, m1 r1 स्क्वायर। इन द सेम वे द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू द पार्टिकल m2, mi ड्यू टू m2, ये कितना हो जाएगा, I2 बराबर m2 r2 स्क्वायर। इसी तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया along the particle m3, I3 बराबर कितना हो जाएगा, I3 बराबर कितना हो जाएगा, m3 r3 स्क्वायर। In the same way, the moment of inertia for the nth particle will be equal to mn rn का स्क्वायर। अब ये क्या काम किया है हमने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया है फॉर इंडिविजुअल पार्टिकल, हर एक पार्टिकल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। यानी कि अगर ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना था या n नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना था, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या किया हमने, हर एक पार्टिकल के लिए कैलकुलेट कर दिया। अब इस ऑब्जेक्ट, इस पूरे ऑब्जेक्ट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द होल मास, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द होल मास विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस कहां तक, In तक। यानी अगर हर एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर दें तो वो किसका हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाएगा। देयरफॉर I इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस डैश डैश कहां तक, mn rn का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब ये क्या डिनोट कर रहा है, ऐड को डिनोट कर रहा है, तो एडिशन के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। मैंने यहां पर क्या लिख दिया, I इज इक्वल टू समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n, और ये क्या लिख दिया मैंने, mn, सॉरी I डिनोट किया, तो mi ri स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए ऑब्जेक्ट। तो यहां पर I की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मान लो हमने कहा 4 ही पार्टिकल थे, तो I बराबर 1 to 4, तो ये कितना हो जाएगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस m4 r4 स्क्वायर। जितना पार्टिकल होगा डिफाइन कर देंगे, I बराबर 1 से n तक है, तो मैंने क्या काम किया, ये पूरा। तो ये जो समेशन है ये किसको डिनोट करता है, एडिशन को डिनोट करता है। इसका मतलब क्या हो गया, सारे पार्टिकल्स हमारे क्या हो गए, ऐड हो गए। ठीक, तो जल्दी से ये लिखिए, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं थ्योरम रिगार्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। थ्योरम्स रिगार्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया में दो थ्योरम होती हैं, एक थ्योरम होता है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, दूसरा होता है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो पहले थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, यानी कि दो एक्सिस पैरेलली होंगे, तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे लिए कितना हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, थ्योरम्स रिगार्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो थ्योरम रिगार्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो थ्योरम्स है, मैंने कहा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहती है, हमने कहा फिर से वही चीज मान ले बेटा, ये कोई एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट हो गया, यहां पर क्या था, सेंटर ऑफ मास या एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने क्या कहा, ए बी था। एक ऑब्जेक्ट था जिसका मास m था, यहां से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, r हो जाएगी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग IAB या सेंटर ऑफ मास ये हो गया, तो अलोंग द सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, mr स्क्वायर हो जाएगा। अभी मैंने कहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, AB है, तो IAB बराबर या ICM बराबर कितना हो जाएगा, mr स्क्वायर हो जाएगा। फिर हमने कहा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, हमने कहा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग AB, भाई जरूरी नहीं है, ये मैंने क्या काम किया, मैंने कहा ये ऐसे इसको मैं पकड़ के यहां से ऐसे रोटेट कर रहा था, यहां पर मैंने क्या काम किया, ये ऐसे घुमा रहा हूं, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गया। मैंने कहा थोड़ी देर बाद एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो जाएगा, तो इसके पैरेलल एक्सिस ऑफ रोटेशन आ गया, यहां पर आ गया। तो अब एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने क्या काम किया, चेंज कर दिया। तो जैसे ही एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज किया, तो अभी एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने क्या काम किया, पैरेलली चेंज किया। मैंने क्या काम किया, एक्सिस ऑफ रोटेशन AB के बजाय अब क्या कर दिया, PQ कर दिया।
मैंने कहा जब हमने एक्सेस ऑफ रोटेशन चेंज किया पी क्यू, तो दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो मान लिया मैंने डी मान लिया। एन से यहां तक की दूरी आर थी, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ये टोटल दूरी, ये यहां से यहां तक की दूरी आर प्लस डी हो जाएगी। ठीक है, तो थ्योरम के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे लिए कितना हो जाएगा भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग आई ए बी बराबर एम आर स्क्वायर। ठीक है, अगर इसके हिसाब से देखा जाए जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है तो अलोंग पी क्यू कितना हो जाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गया, तो आई पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, आई पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, एम आर प्लस डी का होल स्क्वायर हो जाएगा। सिर्फ इतना मिलना चाहिए हमारे हिसाब से कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग पी क्यू कितना हो जाएगा, आई पी क्यू बराबर एम आर प्लस डी का होल स्क्वायर। क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन कैसे कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो गया, आर प्लस डी का होल स्क्वायर हो गया। बट थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम ये कहती है कि मोमेंट ऑफ inertia along the parallel axis will be equal to the sum of the moment of inertia along the center of mass and product of the total mass and perpendicular distance between the parallel axis। तो टोटल मास कितना हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का कैपिटल एम माना है और इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एम डी स्क्वायर। तो प्रोडक्ट सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, सेंटर ऑफ मास प्लस प्रोडक्ट किसका है, टोटल मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। जो डिस्टेंस वो किसके बीच में, पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है भाई, कुछ लोग होते हैं काबिल बनने लगे, पता चले डिस्टेंस ऐसे ले ले, तो इसीलिए डिफाइन कर दिया कि पैरेलल डिस्टेंस है, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना कहें तब भी आपको समझ में आ जाएगा कि भैया ये डिस्टेंस तो ऐसे ही कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, तो ये हो गया थ्योरम, तो ये कहती है हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, सिर्फ आई क्यू बराबर आई पी क्यू बराबर एम आर प्लस डी का होल स्क्वायर। तो मैंने कहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द सेंटर ऑफ मास, सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग सेंटर ऑफ मास आई सी एम बराबर क्या है, आई ए बी है, जो किसके बराबर है, एम आर स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग किसके, पी क्यू। मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अलोंग कह दिया, पी क्यू के अलोंग कह दिया, तो आई पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, एम आर प्लस डी का होल स्क्वायर। मैंने कहा था नेट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग आई पी क्यू, नेट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग पी क्यू, ये कितना हो जाएगा, समेशन लगा देंगे भैया, सबको जोड़ देंगे जितना भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। अदरवाइज नेट नहीं लगाने का मतलब क्या हो जाएगा, ये सिंगल पार्टिकल की वजह से होगा। अब यहां पर मैंने नेट लगा दिया, मतलब जितने भी पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहे होंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसमें जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उन सब की वजह से हो जाएगा। अब यहां पर थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं, मैंने ओपन कर दिया, मैंने कहा a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ ये r प्लस डी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2rd। तो मैंने सबको अलग अलग कर दिया, समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एम डी स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ 2rd हो जाएगा, तो 2mrd हो जाएगा, 2mrd हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द सेंटर ऑफ मास के बराबर ही हो जाएगा, एम आर स्क्वायर किसके बराबर है, यहां पर देखो आईसीएम के बराबर है, तो इतनी चीज तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होगी। अब ध्यान से देखो, तो ये जो डी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों एक्सेस के बीच में, तो अब दोनों एक्सेस के बीच में डिस्टेंस नहीं चेंज होगी, चेंज आपका क्या हो सकता है, यहां से मान लो यहां डिस्टेंस कर लिया, ये पार्टिकल m था, दूसरा पार्टिकल यहां m2 मान ले, यहां m3 मान ले, तो ये डिस्टेंस चेंज होती रहेगी, डिस्टेंस पार्टिकल्स की चेंज होगी, लेकिन इन दोनों बीच, इनके बीच यानी सेंटर ऑफ मास और पी क्यू जो एक्सिस है उनके बीच डिस्टेंस चेंज नहीं होगी, वो डिस्टेंस क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो जितने भी टर्म्स कांस्टेंट है उनको हम बाहर निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो गया, पहली चीज सेंटर ऑफ मास के बराबर हो जाएगा, यहां पर देख लो, तो ये क्या हो गया, ICM हो गया, प्लस डी स्क्वायर को मैंने बाहर निकाल लिया और ये लिख दिया समेशन ऑफ m, प्लस 2d को मैंने बाहर निकाल लिया और यहां पर लिख दिया समेशन ऑफ m r। अब समझने वाली चीज यहां पर है कि मैंने कहा समेशन ऑफ m, समेशन ऑफ m का क्या मतलब हुआ, समेशन ऑफ m, भाई यही तो हो गया m1 m2 प्लस m3 प्लस डैश डैश कहां तक mn,
यानी कि इसमें जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उन सब का सम कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ m ही तो हो जाएगा। तो समेशन ऑफ m का मतलब क्या हो जाएगा, टोटल मास हो गया। भाई ये क्या हो जाएगा, 1000 नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, उनका वेट क्या हो जाए 1 किलोग्राम हो जाए, तो वही हाल हुआ ना, ये टोटल m किसके बराबर है, ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे टोटल, तो मैंने कहा समेशन ऑफ m क्या हो जाएगा, टोटल मास के बराबर हो जाएगा। अब इस वाले टर्म पे आ जाते हैं, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड डिस्टेंस। ये मैंने कहा ये डिस्टेंस r होगा, ये प्रोडक्ट ऑफ मास है, ये किसी एक पार्टिकल का मास है। अब यहां पर एक और चीज ध्यान देना, ये जो mr अगर ना होता, r बाहर आ सकता अगर कहीं पर भी, तो ये क्या हो जाता, टोटल मास हो जाता। बट ये m क्या डिनोट कर रहा है, ये mr डिनोट कर रहा है कि ये प्रोडक्ट ऑफ मास इस पार्टिकल का सिर्फ है, और ये अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना है तो सिंगल पार्टिकल का मास कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली नेग्लिजिबल हो जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, मान लो ये 1 करोड़ पार्टिकल से मिलकर बना है, पूरा ये क्या हो जाए 1 करोड़ पार्टिकल से मिलकर बना है, और ये 1 करोड़ पार्टिकल्स की वैल्यू कितनी है 1 किलोग्राम में, तो एक पार्टिकल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 किलोग्राम डिवाइडेड बाई 1 करोड़, तो 1 किलोग्राम डिवाइडेड बाई 1 करोड़ मींस वो मास कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 0.00 समथिंग आएगा। तो ये हमने क्या कहा, समेशन ऑफ m इंटू आर इज अप्रोक्सीमेटली जीरो नहीं होगा, अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा, मतलब टोटल मास के कंपैरिजन में वो क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। देयरफॉर IPQ बराबर हमारे लिए कितना मिल जाएगा, ICM, और समेशन ऑफ m क्या है, m है, देयरफॉर ये हमको कितना मिल जाएगा, प्लस m into d square. So this is the moment of inertia along the parallel axis. तो parallel axis का थ्योरम क्या कहता था कि moment of inertia will be equal to sum of the moment of inertia along the center of mass and product of the total mass and square of the distance between the two axes. ठीक है, तो ये जो हो गई कंडीशन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले कंडीशन पर, जो कि क्या कहलाता है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो इसको लिख लो जल्दी से, ओके, थ्योरम ऑफ पैरेलल के बजाय परपेंडिकुलर एक्सिस। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या कहता है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो यहां पर मैंने क्या कहा, मैंने कहा थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि एक कोई एक्सिस है, उस एक्सिस के परपेंडिकुलर में कोई और एक्सिस है। हमने क्या कंसीडर कर लिया, एक बॉडी है, ये मान लिया कोई एक बॉडी है, ठीक, इसमें 3 एक्सिस मान लिए, एक एक्सिस ये हो गया, दूसरा वाई एक्सिस हो गया, तीसरा जेड एक्सिस हो गया। तो ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे लिए कितना हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा, और ये हमारे लिए कितना हो गया, जेड एक्सिस हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, सेंटर हो गया O। अब यहां पर थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, अब देख लो, मैंने कहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा, आई एक्स मान लेता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई एक्सिस आई वाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग जेड एक्सिस विल बी आई जेड। थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम कहती है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द जेड एक्सिस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये थ्योरम कहती है। ठीक है, बट इसको थोड़ा सा और जनरलाइज मैं कर दूं तो मैं क्या कह सकता हूं कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एनी एक्सिस, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एनी एक्सिस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग एक्सिस। तो आई जेड बराबर मैंने क्या लिख दिया, आई जेड बराबर क्या हो जाएगा, आई एक्स प्लस आई वाई। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स के अलोंग निकालना है तो आई एक्स बराबर हमारे लिए कितना हो जाएगा, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द एक्स एक्सिस, फिर मैंने क्या कहा, रिमेनिंग 2 एक्सिस जो होगा उनका सम हो जाएगा, तो आई एक्स बराबर कितना हो जाएगा, आई जेड प्लस आई वाई। इसी तरीके से आई वाई बराबर कितना हो जाएगा, आई वाई बराबर हो जाएगा आई जेड प्लस आई एक्स, तो आई एक्स प्लस आई वाई। अब यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किस एक्सिस के अलोंग कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीज है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग आई वाई विल बी आई एक्स प्लस आई वाई। तो यहां पर हम लोग एक चीज प्रूव करते हैं कि सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द जेड एक्सिस क्या हो जाएगा। तो सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द जेड एक्सिस के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो हमने कहा कोई ऑब्जेक्ट है, ए पॉइंट पर था,
ए पॉइंट से चलकर वो कहां तक पहुंच गया, पी पॉइंट पर, सॉरी ओ से पहुंच गया पी पॉइंट पर। तो जब ओ से पी पर पहुंच गया तो हमने कहा जेड एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस कवर्ड कर लिया उसने आर। उसके बाद हमने कहा जो एक्स एक्सिस के अलोंग उसने डिस्टेंस कवर्ड किया है वो क्या है, एक्स है। इन द सेम वे जो उसने वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस कवर्ड किया वो स्मॉल वाई मान लिया। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा वाई। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, ये जेड एक्सिस को डिनोट कर रहा है, तो अगर हम लोग आई एक्स के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लें और आई वाई के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लें, फिर आई जेड के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, तो जो आई जेड के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलना चाहिए वो किसके बराबर मिलना चाहिए, आई एक्स प्लस आई वाई के बराबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो मैंने कहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सबसे पहले मैंने क्या कहा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या माना है मैंने, आई एक्स माना है। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस पी पर निकालना है, तो हम लोग किसके अलोंग है, अब यहां पर देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अलोंग निकालना है, तो इस एक्सिस के अलोंग निकालना है। तो यहां पर याद रखना जिस एक्सिस के अलोंग, सॉरी जिस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कैलकुलेट करना होता है उस एक्सिस को हम लोग नहीं लेते हैं। जैसे अभी तक क्या कर रहे थे, यहां पर ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकाल रहे थे भाई, यहां से यहां तक की दूरी निकाल रहे थे, और ये जो एक्सिस था क्या इस एक्सिस को कैलकुलेट कर रहे थे, नहीं, ये क्या किया एम आर स्क्वायर कर दिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है इस एक्सिस के अलोंग, तो इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब निकालना है, इसका मास कितना एम, तो इस एक्सिस के अलोंग निकालना है, तो ये एक्सिस भूल जाइए, डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक की डिस्टेंस, तो ये क्या हो गया हमारे लिए, डिस्टेंस कितनी हो गया, y हो गया, और ये पूरा एक्सिस हो गया। तो इस एक्सिस के अलावा निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हमारे लिए कितना हो जाएगा, एम वाई स्क्वायर हो जाएगा। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया या नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, एम वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई एक्सिस। अब फिर से आ जाते हैं वाई एक्सिस पर, तो जिस एक्सिस के अलोंग निकालना है उसको नहीं कंसीडर करेंगे, इस एक्सिस पर जाना है तो ये एक्सिस भूल जाइए। डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक का, ये डिस्टेंस x है, तो ये क्या हो जाएगा, आई वाई बराबर कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना कि भाई जिस एक्सिस पर है, जैसे यहां पर इस एक्सिस के अलोंग निकाल रहे थे तो डिस्टेंस क्या निकाल रहे थे, जो परपेंडिकुलर वाला था, तो अगर ये इस एक्सिस पर है, इस एक्सिस पर, तो डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस x है। अगर इस एक्सिस के अलोंग कैलकुलेट कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, y है। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग z एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग किसके, z एक्सिस के, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग z एक्सिस आई जेड बराबर कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर। अब यहां पर अगर देखा जाए तो ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर हमारे लिए कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देयरफॉर आई जेड की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, समेशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एम वाई स्क्वायर। हेंस आई जेड बराबर कितना हो जाएगा, आई वाई प्लस आई एक्स हो जाएगा। तो आई जेड बराबर कितना हो जाएगा, आई वाई प्लस आई एक्स हो गया। ये क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द जेड एक्सिस, जो कि थ्योरम कह रही थी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द जेड एक्सिस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट किया है। फर्दर जब हम लोग मिलेंगे तो कई सारी चीजें, कई सारे रिलेशन निकालेंगे, जैसे टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में क्या रिलेशन होता है, टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में क्या रिलेशन होता है, टॉर्क और काइनेटिक एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन होता है, टॉर्क और मोमेंटम के बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो वो जितने भी रिलेशंस हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू।